एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल चैप्टर का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर के जर्नल चैप्टर के दो पार्ट्स दे चुकी हूँ। इसके पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था जर्नल के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में और एंट्री सीखी थी कि बेसिक एंट्रीज जर्नल की कैसे की जाती है। पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था डिस्काउंट के बारे में, जिसको कि हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया था। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और इसके अलावा रिबीट के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी वो सब हम पार्ट 1-2 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरे ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले इन वीडियो को जाकर के देख लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट थर्ड को समझने में आसानी रहेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड, जिसमें हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट्स है जो कि रह चुकी हैं, जो कि ज़रूरी है आपके लिए, उन रिमेनिंग कंसेप्ट्स को आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली जो स्टार्टिंग की है वो तो है पहले तीन। एक है पहले ओपनिंग एंट्री, दूसरी है सम इम्पॉर्टेंट एंट्री जिसके अंदर बचे कुछ हम सभी को इंक्लूडेड रूप में शामिल किया गया है, और तीसरी आपकी स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। बस ये तीन एंट्रीज़ और आज का इस सेशन का देखने के बाद या समझने के बाद आप जर्नल एंट्रीज़ का जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जर्नल पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको भी मैं आगे चल करके करवाऊँगी, तो उसके लिए एक अलग से सेशन आएगा, प्रैक्टिस सेशन। इसके लिए अलग से एक सेशन लेंगे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ एक दो प्रैक्टिकल तो ऐड किए ही हैं ताकि वो कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। लेकिन अच्छे से और ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमको प्रैक्टिकल सेशन भी ज्वाइन करना होगा, जिसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन से आज का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जो कि जर्नल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जो है आपका ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? देखो, जब भी बिज़नेस स्टार्ट हम करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो भी हम बिज़नेस के अंदर लगा रहे हैं, कैपिटल के रूप में, कैश के रूप में, गुड्स के रूप में, XYZ जो भी आप बिज़नेस के अंदर लगा करके बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो जो भी आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़ जो भी आपने लगाया है वो सब चीज़ों को हम लिखते हैं, तो वो आपकी ओपनिंग एंट्री कहलाती है। और एक होता है कि आपने जो है बिज़नेस पहले से कर रखा था और साल का एंड होने पर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल चुके हो, लेकिन उसके जो एसेट थी उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। हम पहले वाले ट्रांजेक्शन्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो वो जो एसेट्स होती है, या किसी का बिज़नेस आप ख़रीदा है आपने, तो बिज़नेस खरीदने के बदले आपको जो भी एसेट्स मिली हैं उन सभी को हम ओपनिंग एंट्री के अंदर शामिल करते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि में पिछले वर्ष की सभी संपत्तियों के खातों को डेबिट किया जाता है, क्योंकि संपत्तियां हमेशा डेबिट शेष ही दिखाती है। दायित्वों के खातों और पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा क्रेडिट शेष दिखाते हैं। सिंपल। इसमें क्या कहा गया है, जितने भी एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाती है, इसलिए हम उनको डेबिट करेंगे, और जितने भी लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाती है तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। यदि प्रश्न में पूंजी की राशि नहीं दे रखी हो तो संपत्तियों के जोड़ में से दायित्वों के जोड़ को घटा देते हैं। यानी कि अगर आपको कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, असेट्स का टोटल करना है, यानी कि टोटल असेट्स हम लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज़ को। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़, इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट ही आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। शेष बची हुई राशि को पूंजी माना जाएगा और इसी को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके विपरीत यदि दायित्वों का जोड़ संपत्ति से अधिक है, यानी कि आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो ग्रेटर देन है आपके असेट्स है, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा हिडन गुडविल कहलाएगा। अब ये क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से आगे चल करके अच्छे से समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये राशि गुडविल मान करके इसको हम डेबिट पक्ष में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंट्री का कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। गोपाल ट्रेडर्स नाम का व्यापारी है जो कि 1 अप्रैल 2020 को अकाउंट में ये बुक्स मेंटेन करता है, और उसके ये असेट्स एंड लायबिलिटीज आपको बताए गए हैं, जिसमें असेट्स के अंदर है आपका पहला कैश जो कि है 8,000 का, बैंक बैलेंस है 20,000, स्टॉक है 54,000, डेटर्स है 47,000। अब जो डेटर्स है, इस डेटर्स के अंदर किन किन पर्सन्स को, कौन कौन से डेटर्स हैं, उन सभी को इसने क्लासीफाई करके मतलब डिटेल से बताया है कि अशोक नाम का जो डेटर्स है उससे 12,000 है, पवन से 15,000 और विवेक से 20,000। इन सब का जो टोटल है वही आपका कितना है, ओवरऑल 47,000। ठीक है। मशीनरी अगर हम देखें तो 60,000 है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है 20,000 के। कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं, 2 पर्सन है जिसके अंदर एक चमन और एक कोमपाल।
चमन के है 77,000 और ओमपाल है 13,000। ओवरऑल टोटल कितना हो गया 20,000 और कैपिटल आपको दी हुई है 2 लाख। अब हम जो ओपनिंग एंट्री करेंगे वो कैसे स्टार्ट होगी कि जो भी सबसे पहले आपको असेट्स से स्टार्ट करनी है कि जितनी भी असेट्स हैं उन सबको आपको डेबिट करते जाना है और 2 लिख करके हम जो लायबिलिटीज़ हैं उनको लिख देंगे और कैपिटल को लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कुछ डिफरेंस अमाउंट आ रहा है क्या। जो डिफरेंस अमाउंट आपका होगा, कैपिटल गिवन है तो जाहिर सी बात है कि असेट्स, देखो असेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज़ भी गिवन है और कैपिटल भी गिवन है। जब ये तीनों चीज़ गिवन है उसके बाद भी अगर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं हो रहा है, उनमें डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। जैसे कि ऊपर अपन ने क्वेश्चन के अंदर देखा, देखो असेट्स ये लिख रहा, कैश कितना था 8,000, बैंक बैलेंस, स्टॉक और डेटर्स, यहाँ तक कि जितनी भी ये सब क्या है असेट्स है, लिखा हुआ भी असेट्स। तो असेट्स को एक एक करके हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, यहाँ तक हमने लिख लिया 8,000, 20,000, 54,000। अब देखो यहाँ इसने क्या है कि डेटर्स तो लिखा है, टोटल डेटर्स भी दिखा रहा है। अब वो 47 कौन कौन से पर्सन्स के अंदर हैं उन सबको भी अलग अलग इसने दिखाया है। तो आपको जब डेटर्स लिखने हैं तो जब ये तीनों चीज़ें इसने शो करी है तो हमको तीनों के नाम से ही लिखना है, सिर्फ डेटर नहीं लिखना है। अगर ये तीनों नाम ना दे करके केवल डेटर लिखता तो हम यहाँ पर ओपनिंग एंट्री में डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं, लेकिन तीनों के नाम पर्सन के दिए हैं तो इसलिए अशोक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पवन अकाउंट को डेबिट करेंगे और विवेक अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना अमाउंट से गिवन है। ठीक है, फिर है मशीनरी, एक और असेट्स गिवन थे इसके अंदर मशीनरी, तो मशीन को भी हमने कर दिया डेबिट 60,000 से। अब यहाँ पर इसको आप छोड़ देना क्योंकि ये अपन बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो उसे हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। अब आ जाओ लायबिलिटीज़ पे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखना लायबिलिटीज़ टू। लायबिलिटीज़ के अंदर इसने क्या दिया, सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन और कुछ भी गिवन नहीं है। तो क्रेडिटर्स में भी 2 पर्सन के नाम हैं, उन दोनों को अलग अलग हम क्रेडिट करेंगे, चमन लाल और ओमपाल। कितना हो गया 7 और 13,000 से। ठीक है, कैपिटल हमको गिवन था 2 लाख का तो ये हमने 2 लाख लिख दिया। अब आपको यहाँ से 8,000 से लेके 60,000 को प्लस करना है और इन तीनों को प्लस करना है। अमाउंट को कैलकुलेट करके देखना कि कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस जो होगा वो 31,000 का ही होगा। तो जब ये वाला बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट का आपका कम है, मतलब लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और एसेट कम है, जैसे कि ऊपर थ्योरी में मैंने बताया था, तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। BF क्यों लिखा है, BF का मतलब है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये जो अमाउंट आप निकाल करके लाए हो ये बैलेंस से आया है। दोनों का जो बैलेंस आपने निकाला, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था उसको हमने गुडविल मान करके ट्रीट किया है और गुडविल हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, इसलिए इसको 31,000 को हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री हमने डिस्कस कर ली। अब सेकंड पॉइंट था हमारा सम इम्पोर्टेंट एंट्रीज के अंदर भी हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को शामिल करेंगे, वो कौन कौन से 1 बाय 1 हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या होता है, एक तो होता है बेड डेट। मैंने जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, अगर जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देखना प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसमें मैंने सभी टर्म्स जो कि आपकी अकाउंटिंग जब आप करोगे धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें पढ़ोगे तो कुछ टर्म अकाउंटिंग यूज़ में लोगे। कई बच्चों को नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो सारे टर्म्स को इस जो 2 सेशन के अंदर ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का चैप्टर कंप्लीट किया गया है, उसमें जाकर के समझ सकता है। उसमें मैंने बेड डेब्ट्स को भी बताया था कि बेड डेब्ट्स क्या है। फिर से बता देते हैं कि बेड डेब्ट्स वो है कि जब इन फ्यूचर हम ये मान के चलेंगे कि किसी पर्सन से हमें पैसे मिलने थे लेकिन नहीं मिले और कोई उम्मीद भी नहीं है कि आगे मिलेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पैसा हमारा डूब गया, तो डूबे हुए पैसे को हम बेड डेब्ट्स के नाम से शो करते हैं, डेबिट करके इसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हमें नहीं पता था कि मिलेगा, लेकिन मिल गया पैसा, किसी भी रीज़न से ये पैसा हमें रिकवर्ड हो चुका है, यानी कि मिल चुका है, तो यही हमारा बेड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से जाना जाता है। तो बेड डेब्ट रिकवर्ड जब हमने इसको लॉस माना था, यानी कि डूब गया था पैसा, तो डेबिट किया था, लेकिन अब ये आपको पैसा मिल गया है तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बेड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। किस रूप में, कैश रूप के अंदर मिला है तो कैश को डेबिट करके बेड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वापस से बेड डेब्ट्स की कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इससे पहले आप बेड डेब्ट्स को डेबिट करके आ चुके हो। तो अगर दोबारा बेड डेब्ट्स की एंट्री कर दोगे तो फिर वो गलती हो जाएगी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से डूबल ऋण प्राप्त हुआ उसके खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता, क्योंकि उसके खाते को ये एंट्री करते समय हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? बकाया खर्चे। जैसे कि आपको चुकाना चाहिए था, हम 12 मंथ मान करके अकाउंटिंग करते हैं, हमारा जो लेखांकन वर्ष होता है वो 12 मंथ्स का होता है। अब इन 12 मंथ के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस था वो आपने या तो 11 मंथ में पे किया है, ये 8 मंथ का पे किया है, या 7 का किया है, या 6 का किया है, XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं। यानी कि आपने पूरा 12 मंथ का पे नहीं करके कुछ पार्ट्स के अंदर उसको पे किया है और बाकी का छोड़ दिया है, यानी कि वो बकाया चल रहा है, आपको चुकाना चाहिए था लेकिन आपने नहीं चुकाया, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। सभी व्यवसायों में प्राय कुछ खर्चे ऐसे रह जाते हैं जिनका भुगतान किन्हीं कारणों से लेखा अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं किया गया है, ऐसे वे अदत्व के नाम से जाने जाते हैं। इसके एंट्री हम कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल देखो, किसी कर्मचारी को 1000 रुपये मासिक वेतन यानी कि 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उसको सैलरी देते थे। वर्ष के दौरान उसे केवल 11 माह का ही वेतन दिया आपने। देना कितने का चाहिए था? 12 मंथ्स का। दिया कितना? 11 मंथ्स का। 12 मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी बन रही थी उसकी? 12,000, और आपने दी उसको 11,000, तो 1 मंथ का ड्यू चल रहा है, तो वो बकाया हुआ। तो वो जो 1 मंथ का ड्यू है उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का मान के एंट्री करेंगे। जैसे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मैंने अच्छे से समझाया था कि आउटस्टैंडिंग सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में अगर किसी भी एक्सपेंसेस के आगे ये वर्ड लग जाता है, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एक्रूड, अनअर्ड, तो वो क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी को, किसी पर्सन की सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया और इसको क्रेडिट कर दिया 1000 से। ठीक है, ये एक दायित्व होता है। इस क्रेडिट दायित्व होता है क्यों? क्योंकि आपको चुकाना था, आपने नहीं चुकाया, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, चाहे आप बाद में चुकाओ, चुकाना तो आपको पड़ेगा। तो वो लायबिलिटीज़ होती है ना कि आपको आगे चल करके उसको पे करना ही करना है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम भुगतान करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। इसी तरीके से अब आपका आता है प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। जस्ट इसका उल्टा कर लो। आउटस्टैंडिंग में क्या था? आपको चुकाना था लेकिन आपने नहीं चुकाया, और इसमें क्या था? आपको अभी चुकाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपने पेमेंट कर दी, यानी कि एडवांस में पेमेंट कर देना किसी भी चीज़ का, तो वो प्रिपेयर्ड बन जाता है। जैसे कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अगले वर्ष से संबंधित होते हैं लेकिन उनका भुगतान इसी वर्ष में एडवांस कर दिया जाता है, ये पूर्वदत्व कहलाते हैं। इनको हम व्यय का लाभ अगले वर्ष उठाया जाएगा। जैसे कि 1 जुलाई 19 को एक वर्ष के लिए 1200 रुपये बीमा प्रीमियम। अब ये क्या दिया है? 1 वर्ष का दिया है। 1 वर्ष का दिया है मतलब 1 मंथ का कितना होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 मंथ का कितना हो गया? 100। ठीक है, 100 पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करना था 12 मंथ्स का। ठीक है, 2019 को, और 1 जुलाई 2019 को निम्न एंट्री होगी, यानी कि आपको अभी पूरा एक साथ आपने चुका दिया जुलाई के अंदर ही, आपने जुलाई के अंदर आगे के 6 मंथ का भी पहले से ऑलरेडी चुका दिया है। तो अब एडवांस में अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस पे कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो एक्सपेंसेस आपके क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है, क्योंकि वो लायबिलिटीज थी इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी डेबिट हो जाएगी। के इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरा जितना आपने चुकाया 1200। ठीक है, अब 31 मार्च 2020 को जब आप बुक्स को क्लोज करोगे तो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक 3 महीने का बीमा प्रीमियम आप अपन कैलकुलेशन करेंगे कि हमने जुलाई तक का जो है सारा चुका दिया, जबकि अकाउंट कितने तारीख को क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। यानी कि जो भी अकाउंटिंग की जाएगी सिर्फ 31 मार्च तक की जाएगी, इसकी बात की नहीं की जाएगी। तो बाकी का जो होगा आपके क्या बचा? अप्रैल, 3 मंथ बचा, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, 1 जुलाई को किया ना, तो ये तो 1 जुलाई को किया, तो ये तो मंथ पूरा होगा नहीं, लेकिन 3 मंथ कौन कौन से हुए जो कि आपने एडवांस में पेमेंट किए? अप्रैल का, मई का और जून का। इसकी अकाउंटिंग हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, जब नेक्स्ट ईयर हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। फिलहाल हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 31 मार्च पर ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ मार्च तक का इंक्लूड यहाँ कर देंगे, और बाकी का जो 3 मंथ्स का है उसको हम आगे शो करेंगे। 3 मंथ्स का निकालोगे कैसे? जैसे हमने निकाला अभी 1 मंथ का 100 है, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 100 मल्टीपल 3, तो 300। ठीक है, ये 300 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा, 300 टू इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ तो पूरे साल के हमने एंट्री एक साथ चुका दिया, उसकी एंट्री हो गई। फिर जो एडवांस में पेमेंट किया सिर्फ उसका अमाउंट शो करेंगे यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू 300 टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसे डेबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें अग्रिम भुगतान किया गया है, और ये एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत डिटेल्ड के अंदर हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ छोटा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, आपने कोई मशीनरी खरीदी, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मशीनरी को ले रही हूँ, कोई भी एसेट हो सकती है यहाँ पर, कि हमने मशीनरी खरीदी, तो अब जाहिर सी बात है कोई मशीन है तो उसको जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे तो वैसे वैसे उसके अंदर कमी आती जाएगी, टूट फूट भी होगी और कुछ भी कमी आएगी, ये ख़राब भी हो सकती है, कुछ भी रीजंस हो सकता है। तो उसमें आपको खर्चा लगातार करते रहना पड़ेगा, तभी आगे चल कर इसको लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ में ले सकोगे। तो ये जो टूट फूट हुई, जो खर्चा हमने किया, ये टूट फूट सब क्या होती है, एक तरीके से हानि होती है। तो उस हानि का प्रोविज़न बनाने के लिए हम हर साल या जो भी आयोजन बनाते हैं उसको फिक्स कर देते हैं कि मंथली करना है, 6 मंथ का करना है, किस तरीके से करना है। एक आयोजन बना करके हर पर्टिकुलर टाइम पर हम उसको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उस अमाउंट को, ताकि आगे चल करके जैसे ही इस मशीनरी का टाइम पीरियड पूरा हो, जैसे मान लो 10 साल तक चलने वाली है, तो जैसे ही 10 साल पूरा होगा तो एक पूरा रिजर्व के रूप में अंदर आपके पास वो अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आप न्यू मशीनरी परचेस कर सकते हो। तो यही डेप्रिसिएशन है। टूट फूट और समय व्यतीत होने के कारण संपत्तियों का मूल्य में स्थायी रूप से जो निरंतर कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। हिंदी में ह्रास और इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। ये एक व्यवसायिक खर्चा है, इसका भुगतान नकदी में नहीं किया जाता है। ये एक नाममात्र का खाता होता है क्योंकि ये एक हानि है। नाममात्र का खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, सारे खर्चे, हानियाँ, लाभ और इनकम इन सबको शो करते हैं, इसलिए इसे हम डेबिट करते हैं। क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं मतलब लॉसेज है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है। संपत्ति खाते को क्रेडिट करते हैं क्योंकि इससे मूल्य में कमी आती है। वैसे एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ क्रेडिट करने का रीज़न क्या है कि इसके वैल्यू के अंदर कमी हो रही है, तो कमी को दिखाने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। जितने अमाउंट से जो कमी आई है वो आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन के अंदर, और उतने ही से ही एसेट्स आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया तो हमने उसके अंदर कुछ कैपिटल लगाई, कैश के रूप में या एसेट के रूप में, किसी भी रूप में, माल के रूप में आपने कुछ कैपिटल लगाई। अब क्योंकि हमने बिजनेस के जो अस्तित्व होता है उसको सेपरेट मानते हैं हम बिजनेसमैन से, और बिजनेस को, इन दोनों को अलग अलग कंसेप्ट मान करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस जो होता है, बिजनेस के अंदर जो भी लगाया गया है कैपिटल के रूप के, वो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ओनर का, क्योंकि ओनर ने लगाई है। तो ओनर जो भी कैपिटल लगा रहा है बिजनेस के अंदर, उसको पर्टिकुलर टाइम पर हमें एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्यवसाय की सही कुशलता मापने के लिए एक सामान्य प्रथा है कि स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी पर व्यवसाय से ब्याज वसूल किया जाए। ऐसा ब्याज लगाने के बाद बचे हुए लाभ ही व्यवसाय द्वारा अर्जित किए गए वास्तविक लाभ माने जाएंगे। यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट अर्न हुआ है, उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वही हमारा प्रॉफिट माना जाएगा बिजनेस का। ठीक है, पूंजी का ब्याज व्यवसाय के लिए हानि है, और हानि को हम किस कैटेगरी में शामिल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको हानि को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने समझा रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। देखो, वो बेसिक चैप्टर हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी होता है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, उनका रूल्स क्या है, कौन सी टर्म का क्या मीनिंग है, कौन से प्रिंसिपल से फॉलो हो रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी तो हम आगे के कंसेप्ट पढ़ने में हमें दिक्कतें आएंगी और हम एंट्रीज भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, एरर आएंगे। तो इसलिए प्रीवियस चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो आप जा करके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर्स देखो, और देखने के बाद यहाँ तक पहुँचो ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। व्यवसाय के स्वामी की दृष्टि से ऐसा ब्याज लाभ है और उसका पूंजी में वृद्धि होती है। देखो, ये प्रॉफिट किसके लिए है, ओनर के लिए, क्योंकि ओनर को तो इनकम हो रही है ना अपने कैपिटल जो उसने लगाई, तो उसके लिए ये प्रॉफिट, उसकी कैपिटल इससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अतः स्वामी के पूंजी खातों यानी कि कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो आप, कि यहाँ पे तो आपने कैपिटल लगाई थी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, और यहाँ पर आप जो है कुछ राशि जो है बिजनेस से निकाल रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, जिसे हम विड्रॉ भी कहते हैं। तो जो भी अमाउंट आपने बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग कहलाता है। तो इसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने पूंजी लगाई थी तो आपको मिला था, लेकिन अब आपने पूंजी एक्स्ट्रा निकाल ली है तो उसको आपको बिजनेस को पे भी करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। यदि फर्म पर पूंजी ब्याज देती है तो वैसे कि स्वामी द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल भी करना चाहिए। ऐसा ब्याज स्वामी के लिए व्यय
और व्यवसाय के लिए लाभ है, और लाभ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मशीन लगाने और भवन निर्माण पर किए गए। देखो ये बहुत अच्छा है, जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे ना तब इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट। कई बार ऐसा होता है जैसे देखो मशीनरी है, आपने कोई मशीनरी परचेज़ करी 50,000 की, अब जहाँ से परचेज़ करी वहाँ से इसको फैक्ट्री तक लेकर के आओगे, या जहाँ पर आपको इसको लगाना है वहाँ पर लेकर के आओगे, वहाँ तक लाने में आपने किराया भाड़ा भी दिया और भी कुछ खर्चा किया इसको रिन्यू कराने में, कुछ भी XYZ, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो सारे एक्सपेंसेस को हमको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपकी कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट से मशीन जानी जाएगी। यानी कि मान लो 10,000 पे किया तो अब आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 60,000। कई बार स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि ये एक्सपेंसेस ऐड ना करके 50,000 पर ही आके कैलकुलेशन करते जाते हैं, तो गलती हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जितने भी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस किसी भी रूप में हो सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको लाइन को पढ़ करके हम समझ जाएंगे। तो उन एक्सपेंसेस को आपको उस एसेट्स की वैल्यू के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उस अमाउंट को ही हमको उसकी फाइनल कॉस्ट मानना है और आगे का ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करना है। ठीक है, मशीन भवन व्यवसाय की संपत्ति है। मशीन के लाने लगाने में यदि कोई भी किया गया है, जैसे भाड़ा, मार्ग वे, स्थापना वे, मशीन के लगाने पर दी गई मजदूरी, इन सभी एक्सपेंसेस को हम उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपने मशीनरी परचेज़ करी, तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके ऊपर उस इन्वेस्टमेंट को के ऊपर जो खर्चा करते हो तो वो भी कैपिटल कैटेगरी का माना जाता है। इसी प्रकार भवन के निर्माण पर किया गया कोई भी व्यय, जैसे कि सामग्री का क्रय, मजदूरी का भुगतान आदि को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके डेबिट करेंगे। ठीक है, परंतु पुस्तकों में पहले से ही प्रदर्शित किसी संपत्ति पर किए गए मरम्मत व्यय को मरम्मत खाते में डेबिट किया जाएगा। मतलब देख लो, आपने पहले से ही रिपेयर एक्सपेंसेस को शो कर दिया अपने अकाउंट्स के अंदर, उसके बाद में आपने असेट्स खरीदे हो, फिर और आप कुछ रिपेयरिंग कर रहे हो, तो जो आप पहले से एंट्री कर चुके हो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। प्रीवियस एंट्री को, अपने मशीनरी को खरीदने के साथ साथ जो खर्चा किया है उसी को ही इसमें ऐड करके फाइनल कॉस्ट निकालेंगे। उससे पहले किए गए खर्चे को हम सेपरेट रिपेयर या जो भी जिस भी नाम का है वो उसमें मान के डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है माल से संबंधित कुछ लेन देन, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, जो कि है गुड्स से रिलेटेड। अब उसमें कौन कौन से हैं, जैसे है ड्राइंग्स इन गुड्स। आप एक तो होता है कि आपने कैश निकाला बिजनेस से, और एक होता है कि आपने कैश ना निकाल करके माल को बिजनेस से निकाला है ड्राइंग्स के रूप में। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, कई बार व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल ले लेता है, तो ड्राइंग्स तो डेबिट हो गई होगा। तो जो टू कैश करते थे हम कैश निकालने पर, वो कैश की जगह क्या आ जाएगा आपका, कैश ना आकर के परचेज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो माल था, जो गुड्स था, वो अब कम हो गया है। पहले मान लो 50,000 का था, 10,000 का आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो वो कितने का रह गया, 40,000 का तो रह गया ना। तो ये 40,000 का कब होगा, जब आप उसको क्रेडिट करोगे तभी तो ये 40,000 होगा, वरना ये तो 50,000 शो होता रहेगा और आगे के जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा गलत बताएगा। इसलिए हमें परचेज़ को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये मैंने लिख भी रखा थ्योरी में कि इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि व्यवसाय से माल कम हो रहा है, कम होने वाली चीज़ को भी हम क्रेडिट करते हैं। गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, चैरिटी के रूप में माल को दिया। किसी भी वे के अंदर माल अगर कम हो रहा है बिजनेस से, तो उस हर एक कंडीशन में आप परचेस को क्रेडिट करोगे। चैरिटी के रूप में माल जा रहा है तो चैरिटी होता हो जाएगा डेबिट आपका, और माल कम हो रहा है स्लिप टू परचेज अकाउंट कर देंगे। फ्री सैंपल के रूप में दिया है तो भी यही एंट्री होगी, फ्री सैंपल को हम डेबिट करके और परचेस को क्रेडिट कर देंगे। फ्री सैंपल जिस भी वे में दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में दिया है, या जिस भी वे में दिया उसको हम डेबिट करके टू परचेस कर देंगे। फिर है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। अब यहाँ सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, उसको भी हम देख लेते हैं कि आपका जो माल है वो चोरी हो गया है, या फिर किसी भी तरीके से आपके माल को नुकसान हो गया है, आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, कुछ भी हो गया है तो जिस वजह से आपके माल को नुकसान पहुँचा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर चोरी हुई है तो करेंगे लॉस बाय थेफ्ट, और अगर चोरी नहीं हुई है, माल से आग से माल नष्ट हुआ है, तो उसमें करेंगे लॉस बाय फायर। और यहाँ पर भी परचेज़ को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि परचेज़ आपकी कम हुई है। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, अगर चोरी से हुआ है तभी डेबिट करेंगे, अगर चोरी नहीं दिया हुआ है, फायर से नष्ट हुआ है तो फायर को करेंगे, या दोनों दिया हुआ है तो दोनों का डेबिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिस वजह से भी हुआ है या दोनों वजह से हुआ है तो दोनों रीजंस लिख देंगे। अब है इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड। अब देखो, जो भी आपका माल ऊपर नष्ट हुआ है चोरी से या आग से, तो आपने अगर उसका इंश्योरेंस करवा रखा था
तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे। भाई आपको माल इतने का नष्ट हो गया, अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और कहोगे कि हमने इंश्योरेंस करा रखा था, अब हमें क्लेम करना है। तो उस कंडीशन में आपके एंटर क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम कि जिस कंपनी से आपने कराया था वो कंपनी का नेम आ जाएगा, या जो इंश्योरेंस क्लेम है आपका अमाउंट, उससे हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, जिस भी रीज़न से हुआ है या दोनों रीज़न से हुआ है, दोनों को ही हम यहाँ शो करेंगे कितने का अमाउंट आपका नुकसान हुआ है। ठीक है। इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अब आपने क्लेम किया और क्लेम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पहले तो जांच करती है कि वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ फेक तो नहीं है, धोखाधड़ी तो नहीं है। ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद कंपनी को लगता है कि हाँ वास्तव में इनके इतने माल का नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, आपको क्लेम का पैसा देगी। अब क्लेम का पैसा अगर पूरा का पूरा दिया गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, जितना भी अमाउंट आपके पास में रिसीव हुआ है उस अमाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे क्या है, गिवर हो गई, कंपनी आपको अमाउंट देने वाली है, इसलिए इस कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, यानी कि 50,000 का माल था जो कि आग से नष्ट हो गया, पूरा का पूरा 50,000 रुपये का पैसा मिल गया है तो हम ये एंट्री कर देंगे, लेकिन पूरा 50,000 ना देखे, उसने सिर्फ 40,000 का पेमेंट किया है, 10,000 का नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आपका पार्टिशियल पेमेंट हुआ है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितना कैश पेमेंट हुआ है उतना तो हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे, और जितना नहीं हुआ है वो हमारे लिए लॉस हो गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव्ड और क्लेम एडमिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जितना अमाउंट रह गया यानी कि 10,000 रह गया तो 10,000 आपका P&L में चला जाएगा, क्लेम नॉट एडमिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब यहाँ तक मतलब ये जर्नल का जो थर्ड पार्ट था, यहाँ तक मैंने जर्नल के सभी कंसेप्ट को समझा दिया है, कुछ भी इसमें रिमेनिंग पॉइंट्स नहीं बचा है। हाँ बस ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने नहीं किए, वो मैंने थोड़ा बहुत ही जो है इसके अंदर ऐड किया था, ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इसमें ऐड नहीं किया है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा प्रैक्टिकल सेशन के लिए, प्रैक्टिकल सेशन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आगे चल करके हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे।